हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक पहले मैंने वीडियो बनाया था Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके वो जब कमेंट आते हैं और वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो वो लोग उन सवालों को कलेक्ट करके आंसर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था, पर मैंने कभी Q&A नहीं किया। तो मैंने पिछली बार अपने पहले वाले घर की छत के ऊपर Q&A किया था, पर वो मेरे को अनसक्सेसफुल लगा। तो मैंने उसका कोई Q&A नहीं, सब बेकार कर दिया, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को पकड़ के उसको इतना ज़्यादा बोलता चला गया और वो कहीं से कहीं निकल गया, जो मेरी आदत भी होती है। और तो वो मुझे फिर उसके बाद क्या सवाल करना है, दूसरा सवाल क्या लेना है, वो पता भी नहीं चला, और उसी में वो वीडियो लंबा बन गया। और जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जो मतलब देखते हैं मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को, तो उन्हें पता है ये अब मेरी कमज़ोरी है या स्ट्रेंथ है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो इस बार मैंने कहा कि भी मैं अपना उसको मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा मैं अपना पहला Q&A, माय फर्स्ट Q&A वीडियो बनाऊँगा, और इसमें कुछ सवालों को मैंने लिख के लाया हूँ अपनी डायरी में, कि मैं इस में लिख करके सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो में, और कोशिश पूरी करूंगा, कमिटमेंट नहीं करता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा कि उन सवालों के इर्द गिर्द ही पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूं। नहीं तो मैं तो 6 घंटे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ सवाल लिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि इसमें कौन कौन से सवाल के आंसर दूंगा। एक तो आपको पता है कि भी मेरा क्या कहते हैं उसको, बैकग्राउंड ही नहीं सेट हो पा रहा है कि वीडियो कहाँ बनाऊँ। मतलब हर वीडियो अलग नई जगह पे बनता है, ठीक है। अभी इस पे भी मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हो सकता है इसको कैमरे को इस वीडियो में ही मैं आगे पीछे कर लूँ, तो कोई बात नहीं। घर अपना है, कैमरा अपना है, सब्सक्राइबर अपने, तो कोई टेंशन नहीं है, सब घर की बात है। तो इसमें मैंने 8 सवाल पिक किए हैं, मैं इन 8 सवालों के जवाब दूंगा, और मुझे लगता है कि वीडियो शायद इसमें बहुत लंबा बन जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो जिसमें पहला मैंने सवाल लिया है, जो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगे। सवाल तो बहुत सारे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके लोग बताते हैं। तो उसमें ये 8 सवाल मैं आपको पहले बता दूं कि जिनका जवाब मैं इसमें दूंगा। बिज़नेस छोड़ने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आई, मतलब आपने, जैसे मैंने बोला कि मैंने 2018 में बिज़नेस छोड़ दिया है। तो एक मिनट, क्या पहल पहल लो, ये देना है। अच्छा, ये यशिका है, हमारे लैंडलॉर्ड की बेटी है, और ये अभी उन्होंने दिया है तरबूज। अभी थोड़ी देर पहले एक पपाया, ये हमारे जो बरांडे में ही पेड़ लगा हुआ था पपाया का, उसमें से पपाया पक गया था, कि येलो हो गया था, तो वो उन्होंने तोड़ा, हमें दे दिया कि आप टेस्ट करो कैसा है। तो अब सोचो, ऑर्गेनिक पपाया, पपीता जिसे कहते हैं, पपाया में कंफर्टेबल नहीं हूँ, पपीता में कंफर्टेबल हूँ। पपीता मतलब अब वो छोटा है, पर यहीं घर का उगा हुआ है, तो वो खाएंगे। और ये एक उन्होंने अभी तरबूज दिया हमें वीडियो के दौरान, मैंने कट नहीं किया, और ना मैं इसको कट करूँगा, मैं एज इट इज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। अनकट वीडियो होते मेरे ज़्यादातर। तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया शायद, फिर भी मैं दोबारा शुरू करता हूँ 8 सवालों के जवाब। पहला सवाल है, बिज़नेस छोड़ने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत आई। जैसे मैंने 2018 से बिज़नेस बंद किया, तो उसके बाद मुझे फाइनेंशियल, लोग एज्यूम नहीं कर पा रहे कि ऐसी क्या दिक्कत आएगी, तो इसका जवाब दूंगा। दूसरा ये कि गोवा में अपना खर्चा कैसे चलाते हो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लंबे वक्त से आ रहा है। तीसरे नंबर पे है, ये घर कैसे ढूंढा, वो भी बताऊंगा। चौथे नंबर पे, डर नहीं लगता क्या, मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ काम धंधा छोड़ दिया, कभी भी कुछ भी कर लेते हो, ये सब चीज़ों को, इसका भी बताएंगे। पांचवा जो कॉमन क्वेश्चन है वो फ्यूचर प्लानिंग। छठा, व्यूज़ क्यों कम आते हैं। सातवां, विद्रोही क्यों हो आप, मतलब। और 8th सवाल जो है, जो अभी परसों ही किसी ने पूछा कि भी फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलता है, वाइफ का सपोर्ट कैसे मिलता है, जब आप इधर उधर जाते हो, ये सब काम करते हो। हम अगर 4 दिन के लिए चले जाएं तो हमारे घर में कलेश हो जाता है, हमें समझाना पड़ता है, ये सब करता है। तो ये 8 सवालों के जवाब देंगे। एक 9वां सवाल भी है कि उसका मैं लास्ट में ही सवाल बताऊंगा, लास्ट में ही जवाब बताऊंगा, ठीक है। ये 8 सवालों का जवाब दूंगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ा लंबा हो जाए तो देख लेना। अगर ये 8 सवालों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वीडियो को यहीं पे छोड़ देना, ठीक है जी। और कोई ये दबाना वो दबाना कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगेगा वीडियो, आप ऑटोमेटिकली लाइक करोगे। मेरा एक लाइक आपके पास रखा हुआ है, तो वो जब मेरे अंदर क्षमता होगी, वो लाइक मैं आपसे ले लूँगा। भीख मांग के लाइक लेने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। दे भी दोगे लाइक तो उसका कोई वैल्यू नहीं ना, जो मेरा लाइक आपके पास रखा है मैं वही लूँगा। ओके, अब शुरू करते हैं पॉइंट पे। देखो 4 मिनट तो इंट्रो में ही निकाल दिया मैंने, 4 मिनट 42 सेकेंड।
बिज़नेस छोड़ने के बाद क्या दिक्कत है? हाँ, बिज़नेस छोड़ने के बाद क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस जब मैंने 2018 में छोड़ा, उस समय मेरी एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन एकेडमिक लेवल पे तो कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने बिज़नेस छोड़ा क्योंकि वो बिज़नेस मेरे आड़े आ रहा था। दूसरा, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं बिज़नेस कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बिज़नेस में जो अनएथिकल चीज़ें होती हैं, जो मैन्युफैक्चर आपके पहले मक्खन लगाता है कि भाई साहब अरे घर की बात है, आप ऑर्डर दे दो, फिर बाद में पेमेंट के लिए प्रेशर बनाता है, तो वो सब चीज़ों मैंने बिज़नेस छोड़ दिया। और बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा आपको। अभी बिज़नेस मैंने छोड़ दिया, प्लान करके छोड़ता तो कभी नहीं छोड़ पाता, इसलिए मैंने सडनली फैसला लिया। ठीक है, तो और सडनली अचानक फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि जैसे मैंने अभी किसी ने पूछा भी था, ऋचा जी ने पूछा भी था कि भाई आप एकदम अचानक कैसे चीज़, अचानक नहीं होता है। अगर दोस्तों सांप सामने खड़ा है तो आप अचानक ही भागोगे, आप अचानक ही अपने आप को बचाओगे, आप धीरे धीरे स्ट्रेटेजी नहीं बनाने का टाइम होता है। तो अगर आपको ज़िंदगी, सांप रूपी ज़िंदगी अगर आपको डस रही है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको साफ साफ दिख रही है, तो हम उसमें वक्त नहीं ले सकते। हमारे पास 200-300 साल नहीं है कि हम उसमें आराम से फैसला लेंगे। 70-80 साल में मर जाना है, 40 साल निकल चुके हैं, तो अगले 30-40 साल कैसे जीना है वो हमें देखना है। ठीक है, बिज़नेस छोड़ने का दिक्कतें क्या आई कि बहुत लंबे वक्त से फाइनेंशियल क्राइसिस रही, पर मैंने कभी भी इसको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं समझा। मतलब कि अरे यार पैसे नहीं है, पैसे कम है, या पैसे ख़त्म हो गए, या अब क्या करेंगे, कभी मन में ये नहीं आया, एक पल के लिए भी मन में ये नहीं आया। 2018 सितंबर से लेकर के 2022 आज मार्च तक एक पल को भी ये नहीं आया कि मेरा फ़ैसला गलत है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने फ़ैसलों के ऊपर नाज है और मैं अपने फ़ैसलों पे कायम रहता हूँ। अगर गलत साबित हो जाए तो उससे सबक सीखता हूँ, पर अपने उस फ़ैसले की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। तो इस बीच में बहुत बार फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बहुत बार समाज ने तोड़ने की कोशिश करी मानसिक रूप पे, बीवी को भड़काने की कोशिश करी कि अरे यार ये आदमी क्या है। लोगों ने, आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो लोग बोलते थे अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर ट्रैवलिंग कर रहा है, ये जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मैं जब अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो वो कह रहे, वो गधे और वाली कहानी सुनोगे ना, धोबी का गधा, तो वो वाली कहानी है। पर मैं परवाह ही नहीं करता, वो क्या कहावत है, हाथी चले बाजार, वो कंप्लीट करना मुझे पूरी आती नहीं है। तो फाइनेंशियल दिक्कत आई, पर मैंने कभी भी इन दिक्कत को संघर्ष नहीं माना। मैं स्ट्रगल वर्ड के खिलाफ हूँ, मैं स्ट्रगल वर्ड को डिनाई करता हूँ। कोई लाइफ में संघर्ष नहीं होता, संघर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, संघर्ष वर्ड ही गलत है। संघर्ष एक वर्ड वैज्ञानिक रूप से वर्ड है, घर्षण को ही हमने संघर्ष बना दिया। क्योंकि मैं, अब आप कहते हो यार संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, नहीं, मैं स्ट्रगल को प्रोसेस मानता हूँ, प्रक्रिया मानता हूँ कि आपके कामयाब होने तक का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को आप स्ट्रगल मान रहे हो। स्ट्रगल एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे ही आप प्रोसेस को स्ट्रगल मानते हो, आप अपने आप को बेचारा बना लेते हो और जल्दी छोड़ लेते हो। तो मेरे ये जो 2018 से 2022 तक का था, ये प्रोसेस है एक कामयाब ज़िंदगी का। और कामयाब ज़िंदगी का मेरा बिल्कुल भी इकोनॉमिकल कहना नहीं है। जब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो पैसे धक्के खाएंगे, आपको काबिल बनना पड़ता है। तो पैसे, अब मुझे पैसों से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, पैसा मेरी ज़रूरत है। लोग ये सोचते हैं कि मैं केले के पत्ते पे खाता हूँ तो मुझे मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पैसों की ज़रूरत है और मैं पैसे को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर पैसे की हवस नहीं है, पैसा कमाने की हवस नहीं है। एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, माइथोलॉजी की है कि भी लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि भाई मुझे कुछ आशीर्वाद दो, तो उन्होंने कहा ठीक है, तू जिस किसी के पास भी जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बना सकती है, उसका रातों रात उसका दिन पलट सकती है, और मैं कभी भी उसको वापस ले सकता हूँ। फिर सरस्वती ने देखा कि अच्छा लक्ष्मी को वरदान दिया तो मैं भी जाती हूँ, तो सरस्वती गई कि भी मुझे भी आप वरदान दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू भी किसी के पास भी जा सकती है और किसी की भी ज़िंदगी रातों रात बदल सकती है, पर मैं तुझे वापस नहीं ले सकता उससे। सिंपल सी बात आप समझ गए होगे कि काबिलियत और पैसे में, लोग कहते हैं अमीर बन जाएंगे तो काबिलियत आई जाएगी। काबिलियत मतलब किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। तो मेरा सिंपल सा मानना है, इसलिए संघर्ष एक नकारात्मक वर्ड है। अपने जीवन से संघर्ष वर्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दो। संघर्ष वर्ड आपको बेचारा की अनुभूति कराएगा कि आप बेचारे हो, आप सिंपैथी गेम में पड़ जाओगे और सारी दुनिया मेरे साथ ही गलत क्यों करती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब करके आप एक निम्न स्तर की मानसिकता वाले व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। पहले बहुत दिक्कतें आई, फाइनेंशियल बहुत दिक्कतें आई, हर दिक्कत, कई बार घर में 100 रुपये भी नहीं होते थे, पर हमने हमेशा उसको, मतलब मैंने हमेशा उसको प्रोसेस समझा। और जब जब मेरे फैमिली में, अभी बच्चे तो छोटे, वाइफ को लगा कि अरे यार दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ नेगेटिव मुझे लगा कि वो हो रही है, तो मैंने उसको मोटिवेट किया और हिम्मत बंधाई। और हमेशा मैंने बोला कि मेरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन की ट्रेनिंग मैं हमेशा देता हूँ। आप लोगों को मैं जो सारी बात बोल रहा हूँ ना, इसलिए नहीं कि कल को आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दोगे तो आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, और आने वाले दिन में डेफिनेटली आप बंद करोगे। जब मैं धर्म के मुद्दे पे बोलूँगा तो थोड़े लोग चले जाएंगे, जब मैं स्कूल के मुद्दे पे बोलूँगा तो थोड़े लोग चले जाएंगे, जब मैं बोलूँगा घर कभी नहीं खरीदना चाहिए तो थोड़े लोग चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कॉमन विचारधारा चल रही है, इसलिए आपको शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ।
तो कोई बात नहीं, पर मेरी बताई हुई कुछ अच्छी बातें आपके साथ हमेशा आखिरी सांस तक रहेगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, गोवा में आप अपना खर्चा कैसे चलाते हो? देखो बॉस, मेरा बेसिक खर्चा है गोवा में, ये आपने मेरे वीडियो में देखा होगा ज़्यादातर कि मैं 3-4 ही टी शर्टें पहन के घूमता रहता हूँ। तो हमारे हम 4-4 जोड़ी कपड़े लाए थे, वही हमारे चल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कपड़े जब तक फट ना जाए तब तक हम दूसरे कपड़े नहीं खरीदेंगे। दूसरा, कपड़े अच्छी क्वालिटी के खरीदेंगे, पर ब्रांडेड इससे मतलब नहीं है। मतलब मैं एडिडास का कपड़ा भी खरीदूँ, उसको 5 गुना कीमत पे भी खरीदूँ और उसका नाम भी लगा के उसका प्रमोशन भी करूँ, भाई उसका नाम अगर मैं अपनी छाती पे लगाऊंगा तो वो मुझे पैसा देगा ना। ये तो बेवकूफ़ी होगा कि मैं उसको 5 गुना पैसा भी दूँ और उसका नाम पे और बोलूँ कि एडिडास की टी शर्ट है। एडिडास की नहीं है, मेरी है। ये नाइक की नहीं है, मेरी है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदेंगे जो कंफर्टेबल रहे, पर ब्रांडेड नहीं। तो इसलिए हमारे खर्चे कम है, हम वड़ा पाव में खुश हो जाते हैं। पैसा आएगा तो कभी कभी महीने में एक दिन जो चीटिंग डे होता है उस दिन बच्चों को पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। ठीक है, दूध हम 50 लीटर का गाय का लाते हैं, जो दिल्ली में 3 साल पहले 67 रुपीज़ लीटर लाते थे गौशाले से, वो हमें कल यहाँ पे 50 रुपये का मिला है। दूसरा, हम लोग सब्जी मंडी से सब्जियाँ लाते हैं, सस्ती सब्जी लाते हैं, 200 रुपये की सब्जी हमारी हफ्ता भर चल जाती है। बड़े महंगे शौक़ नहीं है, शॉपिंग हम करते नहीं हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो हमारे खर्चे कम है। जैसे आपने मेरे ये पीछे गेट देखा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप जाली वाला गेट देख रहे हो, अब ये कोई भी होता तो वो अपने घर में वेल्डर बुलवा करके बनवाता, पर मैंने इसमें क्या किया, मैं खुद ही ये जाली खरीद के लाया। 390 रुपये की बांस के डंडे कलेक्ट किए और बांध दिया ताकि बाहर के कुत्ते यहाँ ना आए, टॉनी जेरी भी ना भागे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में मैं, मतलब मुझे लगता नहीं, आपको देखो 12,000 रुपये किराया है वो हमें देना है। ठीक है, रोटी पानी के लिए हमारा 8 से 9,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें हम अच्छी रोटी खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 40 रुपये किलो वाला हम चावल खाते हैं, और ऐसा नहीं हमने दिल्ली में 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 85 रुपये किलो के भी चावल खाए हैं। पर हमने ये देखा कि वाटर एलिमेंट 40 रुपये किलो वाले चावल में सफिशेंट है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। आटा हम लोग यहाँ पर आने के बाद हमारी रोटी थोड़ी कम हो गई। मतलब खर्चे ही नहीं है। मैं सोचता हूँ किस बात का खर्चा है। पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम लोग पेट्रोल को कम यूज़ करते हैं, साइकिल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर पेट्रोल 200 रुपये 300 रुपये लीटर हो भी गया तो हम सौर ऊर्जा से ई बाइक या इस तरह की कोई चीज़ को लेंगे। तो मैंने बोला ना कि समस्या के बगल में ही समाधान है। आपको नहीं दिख रहा है वो बात अलग है। तो मेरा गोवा में कोई ऐसा खर्चा ही नहीं है। मुझे 24-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो मेरी बढ़िया लाइफ है। आपका सबसे बड़ा खर्चा एजुकेशन में होता है। तो मैंने एक लेवल तक बच्चों को, उसके बाद मैं स्कूल में भेजता नहीं हूँ। तो शोना वो लेवल पार कर चुकी, इसलिए शोना स्कूल जाती नहीं है। और पहल जिस स्कूल में जाती है वहाँ पे एडमिशन होकर के कम से कम 8 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने 1 रुपया नहीं हमसे लिया। किताबें उन्होंने फ्री में दे दी हैं, सिर्फ हमें अभी ड्रेस खरीदनी है मार्च के बाद में। बस सर्विस यहाँ पे गोवा में गवर्नमेंट ने हर स्कूल को बस सर्विस फ्री में दे रखी है। तो वो बाल रथ की बस आती है, वो फ्री, मतलब खर्चा ही नहीं। अभी तक 1 रुपया नहीं दिया हमने स्कूल में। मिड डे मील और 3 बार ले आए हैं वहाँ से। तो जब खर्चा ही नहीं है, जब कहते हैं ना कि आपके खर्चे हो कम तो ईमान में होगा दम, वो वाली बात कि जब खर्चे ही नहीं है तो डर काएगा। चीटिंग करने की ज़रूरत क्या है? मुझे किसी को बेवकूफ़ बना के बेईमानी करने की ज़रूरत क्या है? मेरे खर्चे ही नहीं है ज़्यादा, मेरे शौक़ ही नहीं है लंबी गाड़ी खरीदना, ये सब करना। वो था तो ख़रीद ली थी, अब नहीं है। ठीक है ना। घर वर खरीदने की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं एक बार कर चुका हूँ और उसके बाद दोबारा नहीं करूँगा। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये हो गया, डर नहीं लगता क्या? हाँ, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन, नहीं तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, घर कैसे ढूंढा। तो दोस्तों, गोवा में कभी भी आना है और घर ढूंढना है, सबसे अच्छा तरीका, एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स की शॉप नहीं है, पर इंडिविजुअल लेवल पे लोग करते हैं ये काम प्रॉपर्टी डीलिंग का। पर मैं स्टेट एजेंट के थ्रू नहीं गया, मैंने सिंपल सा है, मैंने जितने भी घर ढूंढे हैं वो तो रेफरेंस पे मिले हैं। और सबसे बेस्ट वे है, हाँ, पहल यशिका आई है। तो इसमें सबसे बड़ा, जैसे आपको घर ढूंढना हो तो आप ऊपर जाके, यहाँ बच्चे खेलेंगे तो ऊपर जाके वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो बच्चे आ गए ना तो मैं वीडियो अनकट ही डालूंगा, कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी रुकावटें हैं, वीडियो अनकट ही डालूंगा। ये साथ में कुछ दिख रहा है आपको, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे रात को शोर वोर मचता है। तो चलो यहीं पे बनाते हैं। धूप ज़्यादा तेज़ आ रही है पर ठीक है। तो दोस्तों, हम कहाँ तक थे कि ये घर कैसे ढूंढा। घर ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मैं तो अपना स्कूटर पे, हम दोनों मियाँ बीवी निकलते हैं, जो इलाका पसंद आता है वहाँ पे लोगों से पूछताछ करते हैं, कोई ना कोई मेहनत करने पे हमें घर मिल जाता है। और अभी तक ये हमारा तीसरा घर है, और जो
हर घर पिछले घर से अपग्रेड होता गया, आप लोगों ने देखा भी है। पहला घर जो था वो 11,000 रुपये रेंट पे था, फिर उससे 4 घर आगे हमें घर मिला 14,000 रुपये में, 2 BHK था। फिर हमें ये घर मिला 12,000 रुपये में, व्यू आप लोगों ने देख ही रखा है, ठीक है। और अब बात करते हैं चौथा, डर नहीं लगता क्या लोगों, मैं कह रहा हूँ डर जैसी कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरे को बहुत डर लगता है। डर लगने की वजह से ही, डर को दूर करने के लिए मैं अपने आप को लगातार अपग्रेड करता रहता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ ताकि डर ख़त्म कर सकूँ। हमें डर किस बात का लगता है, जो जिस चीज़ का जो हमें आता नहीं है और वो काम हमें करना पड़े तो हमें डर लगता है। ज़िंदगी हमें जीनी आती नहीं है, हम दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए हमें डर लगता है। तो मैं ज़िंदगी जीने के नए नए अंदाज़ सीखता रहता हूँ, और जिन लोगों ने इस बारे में बताया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है तो उनको सीखता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो इसलिए डर नहीं लगता। डर लगता है पर डर लगने के बाद उसका रास्ता खोज लेता हूँ। डर ऐसा नहीं, मैं डर के साथ ही सारे काम करता हूँ। और डर हमेशा इंसान को सही जगह पर रखता है, ज़िंदा रखता है। मेरे यहाँ पे आना, फैमिली के साथ यहाँ आना, अकेले साइकिल लेकर के निकल जाना, 2018 में बिज़नेस बंद कर देना, कोई भी लापरवाही या उत्तेजना में या दिखावे में या अलग दिखने के चक्कर में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पूरी रणनीति, दूरदर्शिता थी। मुझे मालूम था कि इस फैसले के बाद क्या होगा, और अगर मान लो चीज़ें मन मुताबिक नहीं हुई तो प्लान बी क्या होगा मेरा। मतलब मैं ये चीज़ें सोच के जाता, इसलिए डर वाली कोई डर लगता है, पर डर को के आगे ही तो जीत है ना। तो अब डर लग रहा है तो उस चीज़ को सीख लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको पानी में डूबने से डर लगता है, आप तैराकी सीख लो, आपका डर खत्म हो जाएगा, है ना। आपको वर्टिकल फोबिया है, मतलब ऊंचाई से डर लगता है आपको, तो आप बार बार आप ऊंचाई पे जाओगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। प्लेन में बैठने को डर लगता है, 4 बार प्लेन में बैठ जाओगे, डर खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। दूरदर्शिता है पर प्लानिंग नहीं है। दूरदर्शिता ये होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, आपको फ्यूचर पर नहीं प्लान करना चाहिए, आपको वर्तमान प्लान करना चाहिए। वर्तमान ही तो आपका फ्यूचर बनाएगा, और अतीत भी वर्तमान ही बनेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दूरदर्शिता होनी चाहिए पर प्लानिंग वर्तमान की होनी चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, वर्तमान में जीते नहीं हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और दूरदर्शिता के नाम पे उनको कुछ भी नहीं मालूम कि दूरदर्शिता क्या चीज़ होती है। दूरदर्शिता दिमागी तौर पे होती है, संवेदनशील होने पर होती है। वो दूरदर्शिता का मतलब ये समझते हैं कि यार मेरा बेटा जब 12वीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे, मैं आज से जमा कर रहा हूँ, तो उससे उसकी हायर एजुकेशन का वो हो जाएगा। उसके बाद मैं उसकी शादी कर दूंगा, शादी में इतना दहेज ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, FD कर दूंगा, FD का इतना ब्याज मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड खरीद दूंगा। ये वो सोचते हैं, ये दूरदर्शिता नहीं है, मेटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी दूरदर्शिता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर प्लानिंग का। व्यूज़ कम क्यों आते हैं? बहुत से एक बात समझ लो, दुनिया में 99% लोग जो हैं वो लो IQ लेवल के लोग हैं या मीडियम IQ लेवल के लोग हैं। और मैं जिस तरह की बातें करता हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उन 1% में आते हैं। 1 से 10% के जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उस मेंटेलिटी के लोग हैं, तो उनकी तो क्वांटिटी भी कम होती है ना। ऊपर के लेवल पे भीड़ कम है, हाई IQ लेवल पे कम भीड़ मिलेगी। अमीरों में अमीर लोग कम मिलेंगे, बुद्धिजीवियों में बुद्धिजीवी लोग कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे तो व्यूज़ भी तो कम आएंगे। मेरी बात है, कोई अब जिसको गोवा में आने के से पहले ये पता करना है कि यहाँ बियर का क्या रेट है, या यहाँ पे होटल कितने का मिलेगा, या यहाँ पे बाइक का किराया कितना है, वो मेरे वीडियो कैसे झेल लेगा? आप मुझे खुद बताओ ना। उसको सिर्फ चाहिए कि मेरा गोवा में जाने में 20,000 का खर्चा 18,000 रुपये में हो जाए, तो उसके लिए 2,000 रुपये सबसे बड़ी चीज़ है। वो मेरे से कहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लाउत्से और चाणक्य, बुद्ध को, इन सब की बातें जानता फिरेगा। तो इसलिए व्यूज़ कम आते हैं, पर व्यूज़ वैल्यूएबल लोगों के आते हैं। आप कमेंट पढ़ के देखो, उनकी भाषा शैली से आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस तरह के लोग हैं। उनके शब्दों का चयन देखो, उनके शब्दकोश देखो आप। तो इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी भी अगर मेरे को वीडियो पे देख रहा है और वो चाहता है, मेरा वीडियो का वेट कर रहा है, तो भी मैं उसके लिए अगले 10 साल तक वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, विद्रोही क्यों? विद्रोही नहीं हूँ मैं स्लेव मेंटलिटी का और लास्ट मैन नहीं हूँ, विद्रोही नहीं हूँ। क्या है ना कि आपकी कंडीशनिंग हो गई है, तो वो कंडीशनिंग बचपन से हो गई कि स्कूल ही सर्वप्रथम है। अगर आप स्कूल नहीं गए और भले ही मतलब आपका बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन दे दे, बस उसका सर्टिफिकेट ना दे A4 साइज़ के कागज़ के रूप में, तो आप कहोगे मैं नहीं अपने बच्चे को भेजूंगा। जबकि मैं कह रहा हूँ कि अगर वो टैलेंटेड है तो उसके लिए कागज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो अपनी काबिलियत खुद ही साबित कर देगा। तो इस तरीके से मैं स्कूल को नकारता हूँ, मैं दहेज प्रथा को नकारता हूँ। जो लोग दहेज प्रथा के विरोधी होते हैं वो खुद दहेज ले लेते हैं और उसको उपहार का नाम देते हैं, कहते हैं हमने तो मांगा नहीं था, दे दिया ज़बरदस्ती, ठीक है। जो लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो भी अपनी बीवी को बोलते कि तुमसे ना हो पाएगा। तो ये डिप्लोमेटिक और पाखंडपना अपने बस की नहीं है। तो मैं जो चीज़ें सिरे से चली आ रही हूँ उनको खारिज करता हूँ, ठीक है ना। जैसे स्कूल छुड़वाना, जैसे कि कई चीज़ों के लिए मतलब जो जिस वजह से आपने सवाल किया, वो सभी चीज़ें मतलब मैं कंडीशनिंग के आधार पर ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं एक तार्किक व्यक्ति हूँ, रैशनल हूँ,
जो भी चीज़ है मैं उसको अपने तर्क और अनुभव के बाद में अगर मुझे सही लगेगी तो मैं उसको अपनाऊंगा। दूसरों के तर्क अनुभव के आधार पे नहीं अपनाऊंगा, चाहे वो कोई भगवान मतलब माइथोलॉजी के अगर आप लोग बिलीव करते हो तो वो चाहे कृष्ण हो बुद्ध हो, उन्होंने कहा है इसलिए नहीं मैं अपना सकता। उन्होंने अपने तर्क और अनुभव से कहा था, ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने भोगा वो मेरे साथ भी वैसा ही हो। वो बात 5000 2500 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। वो तब इंटरनेट नहीं था, तब ये सब चीज़ें नहीं थी। मैं आज की डेट में अपने अनुभव के हिसाब से चीज़ों को चेक करता हूँ और वो मेरे तर्क अनुभव पे खरी उतर रही है, वो मेरा ज्ञान है। जब मैं आपको बताऊँगा लिख करके वीडियो के माध्यम से तो आपका ज्ञान नहीं है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन और ज्ञान के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन और ज्ञान के बीच में क्या डिफरेंस है, आप माइथोलॉजी की या ये जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनकी आप दिन रात पूजा करते हो, आप कहोगे ये बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, पर ये पूजनी नहीं है। पूजनी वो व्यक्ति के विचार थे, पर वो विचार उसके तर्क और अनुभव पे थे। आज मेरा तर्क और अनुभव बताएगा ना। जो लोग बड़े बड़े ग्रंथों की धर्मों की वकालत करते हैं, उनकी ईएमआई इससे थोड़ी निकलती है। ठीक है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है और सम्मान सबका ज़रूरी है। ठीक है, ये अलग मुद्दा हो जाएगा जब मैं धर्म और इन धार्मिक किताबों पे बात करूँगा। ठीक है, फैमिली सपोर्ट कैसे मिलता है। हाँ, ये अभी परसों भी किसी ने पूछा था कि यार आप जब साइकिल पे चले जाते हो 2-2 महीने, या आप ट्रैवलिंग करते हो, या आपने फैसला किया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, बड़ी वाली बेटी को, छोटी वाली भी इस लेवल के बाद में स्कूल नहीं जाएगी, या जो भी आप कर चाहते हो, तो फैमिली सपोर्ट कैसे मिलता है। मैंने कहा पहली बात आपको मैं क्लियरली ये बता दूं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली सपोर्ट लिया गया है। मैंने उनका विश्वास जीता है। पहली बात, मैंने उनका दमन नहीं किया कि जो मैं बोलूँगा। मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये बात सच है, पर उसके पीछे मेरा दबाव, मेरा मैन ईगो नहीं है, उसके पीछे है उनका मेरे प्रति विश्वास, और वो विश्वास मैंने बनाया है। मैंने आज तक अपनी वाइफ से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं छुपाई, तो एक विश्वास जनरेट हुआ है उनकी, यार ये आदमी जो कह रहा है वो बिल्कुल सच। और यही मैंने बचपन में अपनी माँ के साथ भी किया। मेरी माँ को मालूम है कि कुछ भी गलत सही करके आएगा, ये आके बता देगा मुझे कि मैंने ये किया है। वही वो एक बचपन से चली आ रही चीज़ थी, मैंने अपनी वाइफ के साथ अपनाई, उनका मेरे प्रति ट्रस्ट है। कई बार वो डगमगा जाते हैं लोगों की बातों से आके, पर वो फिर से अलाइनमेंट कर होती है और वो वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी, जो पहली बात तो ये आदमी हमारे को सब कुछ बता के चलता है, तो इससे एक विश्वास जनरेट हो गया। दूसरा, उनका ये मानना है कि मेरे में उनसे थोड़ी सी ज़्यादा अकल है, मैं ज़्यादा तार्किक हूँ, तो मैं जो चीज़ें हैं वो अनुभव। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई चीज़ बता दूँ, मैं हर काम करने से पहले बताता हूँ कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, इसके ये परिणाम आएंगे, अगर ये परिणाम नहीं आए, गलत आए, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी गया था, तो मैं 50 लाख का टर्म प्लान लेके गया था कि अगर मैं रास्ते में मर गया, नहीं लौटा, तो मेरी फैमिली को 1 साल बाद रोने के बाद फाइनली जब वो मेरी यादें धुंधली पड़ जाएंगी तो उनको 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। वो 50 लाख का टर्म प्लान लेके गया था। जाने से पहले अपने फ्लैट की छत के ऊपर एक और पोर्शन बना करके गया था कि यहाँ पे वो रहेंगे, नीचे वाले का रेंट खाएंगे, 50 लाख रुपये आएगा। और ये तक बताया था कि 50 लाख रुपये को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना, जिससे कि तुम्हारे को 50 लाख रुपया ना घटे और उसके थ्रू पैसिव इनकम होती रहे लगातार। ये भी उनको बताया था कि मेरे मरने के 1 साल के बाद दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, तो ये सब बातें जब आप प्रैक्टिकल और सच्ची बातें ईमानदारी से करते हो तो फैमिली का सपोर्ट मिलना ही पड़ता है, मिलता ही मिलता है। फैमिली तो छोड़ो, जो अनजान लोग जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, और इसके लिए मुझे कोई कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इतना जवाब इसके लिए काफ़ी है, नहीं तो बोलने को तो इस पर भी बहुत लंबा बोल सकता हूँ। और एक सवाल ये है कि जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया कि यार आप ऐसे ही उठते हो और वीडियो बना लेते हो, टी शर्टें वही, बाल वही वो। तो यार मैं ना मालूम है शेव भी तब बनाता हूँ जब मेरी शेव मेरे को इरीटेट करने शुरू करती है। बालों पे मैं कलर नहीं करता, पर मेरी इच्छा है कि मेरा मन है कि कभी मैं लाल पीले नीले काले पीले बाल कराऊंगा। काले नहीं कराऊंगा क्योंकि काले कराने के पीछे जो विचार होता है वो होता है यंग दिखने का, तो वो नहीं है, इसलिए मैं कभी बालों पर कलर नहीं करता। जो सफ़ेद हो रहे हैं, नेचुरल जो बदलाव आ रहा है उसको अपनाऊं। ठीक है, लाल नीले पीले करने का मतलब है कि वो एक जॉयफुल लाइफ है। मेरा मन करेगा तो मैं अपने बाल लाल भी करा लूँगा, मेरा मन करेगा तो मैं अपने बाल नीले भी करा लूँगा, और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। पर ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये बात तो फिर काले रंग के ऊपर भी, अगर काले रंग कराना उनका मोटिव अलग दिखना है, मतलब वो जॉयफुल है तो जायज़ है, पर जॉयफुल के लिए काले बाल कोई क्यों करवाएगा। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम अपनी उम्र से कम दिख सके। वो अपने सफ़ेद होते हुए बालों को नकारते हैं, वो नकारते हैं, उनको शर्मिंदगी होती है कि वो बूढ़े हो रहे हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं मानसिक तौर पे जवान हूँ। मैं आज भी अपने आप को 15-20 साल का लड़के की तरह ट्रीट करता हूँ, वो समझता हूँ। मैं वो कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, पर मैं आज भी अंदर से इतना जिंदा दिल और इतना जोशीला हूँ। उसके लिए मुझे बाल काले करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाल सफ़ेद होंगे पर मेरी जिंदा दिली ऐसी रहेगी। और बाल सफ़ेद होना कोई साजिश नहीं रची गई, कोई पाकिस्तान चीन साजिश नहीं रच रहा है कि हमारे बाल सफ़ेद करेगा। ये नेचुरली बदलाव है और ये हर जीव के साथ होते हैं। इसको अपनाओ। इस जो आदमी बाल करा रहा है तो फिर वो पाखंडगिरी भी तो होती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं
उम्मीद करता हूँ। और ये जो आखिरी वाला सवाल है ये किसी ने पूछा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।